बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था लोगों से कि कुछ हमें सवालात भेजें आप, पॉलिटिकल सवालात भेजें मुल्क के हवाले से, क्योंकि मुल्क इस वक़्त बड़े ही जो है उसकी सूरत हाल जो है वो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि बड़ी गंभीर है, बड़ी पेचीदा है। तो एक सनावर बेग हैं, उन्होंने हमसे सवाल पूछा, उसामा साहब अब तो इलेक्शन हो गए, आगे क्या होने वाला है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आगे सर क्या होने वाला है? वही होने वाला है जो पहले कभी देखा ना सुना। वही होने वाला है जो ये सारे जिन्होंने अपनी जवानियाँ और बड़े तजर्बे हासिल किए और बड़े खिलाड़ी बन गए, वो सब ज़ीरो हो जाएगा। वही होने वाला है जो इतने इलेक्शन धांधलियाँ करने और करवाने के एक्सपर्ट थे, वो फेल हो जाएँगे। प्रिंटिंग मशीनों में आज भी सुना है, आज किसी को बता रहा था, बैलेट पेपर अभी भी छाप रहे हैं, रिजल्ट अभी भी फाइनलाइज नहीं हुए। लेकिन सर आगे आने वाले वक्त में ना पर्ची के साथ बंदा भी पीछे चाहिए होगा। आगे आने वाले वक्त में मुल्क को चलाने के लिए बंदा चाहिए, पर्चियां नहीं चाहिए। ये पहले पर्चियां पुर्चियां चलती थी और बहुत अच्छे एफिशिएंट मुलाजिम होते थे, मशीनरी काम करती थी। इस दफा अवामी सपोर्ट भी दरकार होगी, जिसकी वजह से वो जो मुर्दा पर्ची है जिसके पीछे कोई बंदा नहीं है, फेक जो भी मशीनों में छप रही है, तो आसिम साहब वो बंदा जो है आप एक ही बंदा ला सकता है। वो बंदा जिसके पास है, जिसने क्लीन स्वीप किया है, वो जो हमने किया हुआ ना, वो आप क्लिप निकाल के रखें, उसका वक्त कभी भी आ सकता है। वो जो हल सिर्फ इमरान खान वाला आपने एक बार वो लिखा था कोई, तो वो टाइम अभी नहीं। यूं ना एक्साइटेड हो जाइएगा कि बस एक तो हमारी कौम का यही है, जब कोई बात करने लगो फौरन मुझे अब यही इनके सवालात की बौछार आ जाती। अभी जब मैं कहता था अनरेस्ट शुरू है, कहते कब? मैं कहता था कि अब हमारे हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं, हमारे बॉर्डर साइड से टेंशन हो, कहते कब? वो ईरान का हो गया, इनका ये सारे अब टेंशन बढ़नी शुरू हो गई। अब आप देख रहे हैं अनरेस्ट दोबारा से। बल्कि 9 मई के बाद जो एहतजाज का नहीं सोचते थे, वो भी एहतजाज पे चले गए, जिनको हम हाथ बांधने और मुंह की टेपें सिखा रहे थे कोड लैंग्वेज में। बिल्कुल। अब मसला ये है कि ये जो सिलसिला ये जो इस्तीफों का है, ये तो अब शुरू, और ये तो दूर तक जाएगा। और सिस्टम के आगे कई आप अगर तब्दील हो रहे हैं आसिम साहब, तो आपके सरकारी मुलाजमीन भी तो आप ही हैं ना। बिल्कुल ठीक है। अवाम जनरल अवाम ही होती है, फौज में भी है, महकमों में भी है, इदारों में भी है। आप ही हम ही है ना सब। आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तानी, सब पाकिस्तानी। इस खित्ते में इकट्ठी एक ही हवा, एक ही पानी, एक ही सब लग रहा है। तो जो तब्दीली मेरे अंदर वाक़ई हो रही है, अगर मैं गाँव का मज़दूर हूँ, तो मैं अपना बिहेव चौधरी के डेरे तक बदलूँगा। अगर मैं थोड़ा-सा बड़ा मुलाज़िम हूँ, कोई पटवारी हूँ या कोई तहसीलदार हूँ, तो मैं अपने उस हद तक डीसीएसी के सामने बदलूँगा। मैं जैसे-जैसे बड़ा होता जाऊँगा, मेरा रवैया जो है, वो माइक्रो लेवल से जो आपने भांपा इस इलेक्शन में, वो यूनिट था एक वोटर, उसकी इकाई से जब आगे-आगे उसको आप ज़रब देते चले जाएँ, तो कहाँ-कहाँ से आपको तब्दीली नज़र आनी है। हर जगह से आपको तब्दीली नज़र आनी है। सिर्फ सोचें वो लोग जिसके महकमे में जितने ज़्यादा अफ़राद हैं, उसके अंदर उतनी ही तब्दीली के चांसेस ज़्यादा हैं। अब ये बात अगर कोई बहुत बादाम खाता हो, उसको समझ आ सकती है। जिसने जिसने एक तो हलाल खाता हो और ऊपर से बादाम खाता हो। हलाल और बादाम 2 चीज़ें जो खाता है, उसको ये मेरी बात समझ आएगी कि जिस मतलब आसिम साहब आपके पास जितने मुलाज़मीन की तादाद ज़्यादा होगी ना, उतने ही इनकलाब के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि रेशो जो है वो अवामी, वो आपको ज़्यादा अफ़ेक्ट करेगी। एक बंदे के हैं ही 3 मुलाज़िम, उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने लगा। 3 में से 1 ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा।
लेकिन अगर आपका 1 लाख हुआ मुलाजिम और उसमें से 10,000 इन्फ्लुएंस हो गया है या 1,000 2,000 1%, तो फिर कहानी आप कैसे कवर करेंगे? आप कहानी नहीं कवर कर सकेंगे। तो ये जहां जहां जिस जिस मतलब आपके मुलाजमीन की तादाद ज्यादा, वो ज्यादा इसके वल्नरेबल सिचुएशन में है होंगे। फिर जो कव्वे की बोली कव्वा समझे, फिर जो इस सारे जो चेंज को लीड कर रहा है या चेंज का सिंबल बन गया, वो अगर खुदा न खास्ता मर भी जाए तो अल्लाह माफ करे, उसकी नकली आवाज चाहिए होगी, उसको कब्र से उठा के जान डाल के बुलवाना पड़ेगा, फिर मसला हल होगा। वरना फिर अब सारी मशीनरी लगा के सिर्फ उसी की हिफाजत कम से कम कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में उसकी आवाज, उसकी लैंग्वेज, उसकी इतनी कीमती होगी कि आपकी पूरी ताकत वो काम नहीं कर सकेगी। और उसने आके सिर्फ जब अवाम को कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, तो लोग अचानक ऐसे झाग की तरह बैठ जाएंगे और सुनने लगेंगे, वरना ये सुनेंगे नहीं किसी की। इनको सुनवाने के लिए चलो मान लिया ये भी पागल है सारे, वो भी पागल है सारा, ये सारा सिस्टम ही पागल है, सियाने सिर्फ वो हैं जिनके हाथ में इस टाइम अल्लाह ताला ने कुव्वत दी है। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला के नेमत है, फजल है इन पे, बिल्कुल सही। लेकिन सर इन पागलों को वो पागल ही चाहिए होगा काबू करने के लिए, सियाने नहीं कर सकेंगे इनको काबू, और मशीनरी बिल्कुल भी नहीं कर सकेगी काबू। तो उसके लिए बड़ा ही जरूरी होगा कि एक तो उसकी हिफाजत करें, ज्यादा गुस्सा ना दिलाएं, ये जो बुशरा बीबी जैसे केसेस है इनसे जरा उसको ज्यादा जिच ना करें, ताकि वो थोड़ा बहुत आपको सॉफ्ट कॉर्नर। और ये आपको पता है जो पैगाम आया है आम माफी का, वो सियासतदानों के लिए नहीं आया, वो इन्हीं के लिए आया है जिन्होंने जिन्होंने गुनाह किए हैं किसी के इन्फ्लुएंस में, उनके लिए उन्होंने कहा आम माफी देंगे हम आके, मक्का की मिसाल कायम करेंगे आके, ताकि वो एम्प्लॉइज वो सारे मशीनरी समझ जाए कि ये हमारे लिए पैगाम है। ये कुछ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के लिए पैगाम नहीं है, खान साहब ये कभी भी नहीं भेजने वाले। मतलब इतनी इतने मतलब कम अज कम जो ऐसे कहते हैं ना कि वो बा हिकमत और सियासी उसकी उनसे तवक्को नहीं है, हालांकि वो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा मैं तो समझता हूँ कि वो जो हम बातें करते थे कि आगे आने वाला वक्त जिस तरह से बदलता तेजी से करवट लेता चला जा रहा है, एक तो चलो अभी की करीब तरीन की गर्मा गर्म तो ले ना जरा। गर्मा गर्म तो ये है कि चीफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो इस्तीफा दे सकता है, मुद्दत पूरी ना करे। और इसी तरीके से और भी इसी तरह के सिलसिले शुरू नजर आ सकते हैं। अवाम बिल्कुल अवाम से ना खेलें, और सब पता है, सब बताया जा रहा है, सब। तीसरी कुव्वत लगी पड़ी थी, वो तीसरी कुव्वत किसी को नहीं मिल रही थी, तीसरी कुव्वत मैंने ढूंढ ली है। बिल्कुल ठीक है। वो तीसरी कुव्वत मैंने ढूंढ ली है। सर आप चले एक बात बताएं, किसी भी सिचुएशन को भांपना हो ना तो बेनिफिशियरी ढूंढते हैं उसका, सबसे बेहतरीन। अच्छा चले हम 4 इदारे, 4 इस टाइम फरीक हम बनाते हैं, 5 बनाते हैं, चलो 6 मान लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट, नवाज शरीफ, जरदारी, पीटीआई, फजलुर रहमान, अचकजई या कोई और, या बाप, या जो भी कोई भी कर ले, 5 6 ये कर ले। इन सब में कोई एक बंदा ढूंढे जिसकी पिछले 2018 से जो सिचुएशन है जबरदस्त है, उसके अपोजिशन बहुत कम है, उसने बल्कि लिटा ही दिया, खत्म ही कर दिया पूरा सूबा, उसने अपना बिल्कुल नीट एंड क्लीन ले लिया वापस। बारगेन पोजीशन ऐसी हाई कि कोई भी चाहे तो उसके बगैर हुकूमत ना बने। तीसरा नुक्ता कि यूं खेलो तब भी उसकी, यूं खेलो तब भी उसकी। बाइडन का दोस्त साइफर कहीं से आता है,
काम किसी का, पैसा सिंध हाउस में चलता है। रिजीम चेंज बाजवे ने करनी थी, करवानी बाइडन ने थी, पैसा ये दे रहा है। ये फूफी का पुत्र था भाई, सिंध हाउस में बैठ के नोटों की बोरियां खुल रही थी। ये सामा जो साहब, फूफी का पुत्र था असल में ये ही था। इस पूरी उसका एक जरदारी सब पे भारी, इसने ऐसा खेल खेला है, लेकिन तारीख माफ नहीं करेगी। बल्कि मैं अपने अल्फाज भी वापस लेता हूँ जो मैंने पिछले दिनों कहा था कि जी पीटीआई इनके साथ बैठ के एक दफा जो है मुल्क को तो स्टेबिलिटी की तरफ लाए। मैं तो खुद उसका शिकार हो गया। पहली दफा मैंने जिंदगी में सोचा अल्लाह अकबर, ये तजिए और ये सारे करते करते आप लोग फंस जाते हैं। भाई ऐसी गेम, नून लीग की मजबूरी जरदारी, पीटीआई की ऑप्शन जरदारी। ओ यार उसने कहा सारे आईनी ओहदे मुझे दे दो, नीचे हुकूमत जब दिल करे इमरान के वोट पूरे हो जाए तो वो आ जाए, मैं उसके साथ। इमरान के जब 30-40 सीटों का रिजल्ट निकलते निकलते 2-3 महीने निकलते निकलते तो ये शहबाजा तो फिर घर जाएगा। नवाज शरीफ को मैंने वैसे ही हमेशा की नींद सुला दी है। नवाज शरीफ को इस वक्त अपनी एक सीट चाहिए इज्जत बचाने के लिए। वो कहता पूरा सिस्टम लपेट दो मुझे, ये सीट यास्मीन राशिद से ना हरवाओ, जाते जाते इस बुजुर्गी में आखिरी मेरी जिंदगी का इलेक्शन यूं ना करो। मैं तो वजीर आजम के ख्वाब देख के बनने आया था, तुम लोग एक मुझे अपना ही हल्का हरवा के उसके सारे साथी दफन किए, उसकी पार्टी के अंदर से उसकी आवाजें खत्म की हैं। हाय हाय हाय, क्या कमाल किया इस बंदे ने भाई। वो जो लाडला रो पड़ेगा हम तो सितारों से देख रहे थे, लेकिन असल ये नहीं पता था किरदार। देखें सितारों ने तो, हमारी तो प्रेडिक्शन में सिर्फ हमें थोड़े बहुत खाके ही बनते हैं ना कि जी रो पड़ेगा, गलती कर सकता है, दिमाग खराब नजर आता है। लेकिन ये जरदारी ने जो गेम डाली है हम अब इसको तो एंजॉय कर ही सकते हैं ना। तो वो देखें नवाज शरीफ सिर्फ एक सीट की खातिर दिन रात रो रहा है और सो नहीं, नींद नहीं आ रही उसको। कहता है अगर ये हल्का खुल गया और इसका रिजल्ट आ गया मेरी तो खत्म। क्या वो इसीलिए कह रहा जो लेना लो भाई, लो मेरा, इसको बनाना है इसको बनाओ, जिसको जो करना करो, बस ये हल्का मेरा ना खुले। मेरी जाते जाते बुजुर्गी की, जैसे कहते हैं ना वो चिट्टी दाढ़ी दी इज्जत कर लो मेरी, या मेरी गंज दी इज्जत कर लो पुरानी, मुझे जाते जाते ये सीट और ये पाए खा खा के इन्होंने कहा भी अकलें काम करेंगी, वो भिंडी खाने वाला इनको ले गया। ये होता है, इसीलिए गोश्त ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अकलों पे ज्यादा पेट भरे तो फिर काम नहीं करती और ताकत बदमस्त होके उस दिमाग पे चढ़ती है। कैसे कैसे काम के लोग नवाज शरीफ के हरवा दिए जो नवाज शरीफ के माने जाते थे पार्टी में। अब यानी कि कुछ भी हो खबरें भी ना पहुंचे, विफाक की खबरें भी कभी ना सुन सके। बेटी को उधर लगा दिया कि चल भी तू सुबह एक दफा संभाल, और उसके सामने वो सनम जावेद जैसी खड़ी करके मरियम की सारी जिंदगी उसी जिल्लत में गुजरे के सामने सनम जावेद हो। तो मुझे ये लगता है कि असल जो गद्दारी है इस नेशन से या कौम से, आप लोगों को पता है लोग अमूमन टाइटल हम पे लगा देते होते हैं, हम तो वो हैं भाई कि इमरान खान के यू टर्न की भी कदर करते हैं और हमेशा यू टर्न लेने के लिए तैयार, क्योंकि अकल का तकाजा ही है, हम कहाँ मुकम्मल है। अल्लाह ताला का हुक्म है गलती मानो फौरन मान लो। और वो जैसे कहते हैं ढीठ हो जाना शैतानी अमल है और गलती मान लेना इंसानी अमल है। और जरदारी ही वाहिद कल्प्रिट है इस सारी आज की कहानी का, और जरदारी ही आज के दिन का जिम्मेदार है। ये 16 महीने का जो पीडीएम का क्राइसिस का भी जिम्मेदार ये वाहिद बंदा है। इसके बाद भी अब जो गरीब मर रहा है वो उसका जिम्मेदार भी है, और दांत निकाल रहा है आईनी ओहदे लेके। आईनी ओहदों की चॉइस चेक करें, हम हुकूमत में नहीं बनेंगे, नो 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 नो। क्यों भाई? क्योंकि हुकूमत तो आपकी गिर जानी है, मैं उधर हो जाऊंगा जब उधर की बनने लगेगी। आईनी ओहदे तो हमेशा रहेंगे, नीचे आप लोग एक दूसरे की असेंबलियों में खींचातानी करते रहना। कैसा प्लेयर है। लेकिन जरदारी हमेशा मुड़ मुड़ के पीछे देखता रहेगा पीटीआई को, क्योंकि उसका असल शिकार पीटीआई है, टारगेट उसका पीटीआई है उस वक्त तक जब तक सिंध से सफाया नहीं हो जाता। जैसे ही पीटीआई को मुकाबला करके जरदारी नहीं मार सकता ना सिंध से, पीटीआई को जब भी डालते ही सिंध से पीटीआई का वोट खत्म हो जाएगा। जो बना था एंटी पीपी वोट,
जैसे ही जरदारी ये पीटीआई जमा हुए, सिंध वापस फतह हो जाएगा 10 सालों के लिए मजीद। ये है असल बात जिसने पूरी सिंध की हुकूमत को काबू करने के लिए ये साइफर, ये रजीम चेंज और ये कहानियां और छुपा बैठा है। उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं किया कि सबसे मोस्ट बेनिफिशियरी कौन है इस वक्त, जिसने पिछले इलेक्शन से ज्यादा गेन किया है, बारगेन पोजीशन मजीद तगड़ी हुई है। क्या बात है। और साइफर कहीं से आया, पैसे तू सिंध हाउस में बैठा क्यों दे रहा है भाई? तेरा काम हो रहा था, तेरा तो कोई काम ही नहीं था, इसका मतलब काम ही आपका था भाई। ये सारी की सारी जो सजाई गेम ये आपने अपने लिए सजाई और बड़ी सफाई से हुकूमत भी करनी, और इल्जाम सारा महंगाई का पीडीएम पे, नवाज शरीफ पे। फिर पीडीएम बनवाई, फजलुर रहमान साहब क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उनको पता चल गया कि उनके साथ क्या हुआ है। वो भी बेनिफिशियरी नहीं, जिसने पीडीएम हेड किया वो भी बेनिफिशियरी नहीं। ईमानदारी से बताएं, क्या नून लीग को फायदा हुआ 16 माह की गवर्नमेंट से? नुकसान हुआ है। लेकिन फायदा किसको हुआ? आज भी कहता तो हम तो है ही नहीं हुकूमत में। जब वजीर खारजा अपना पूरे दुनिया से कनेक्शन बनवा, हर मुल्क में भेज, सारे ताल्लुकात बेटे के यस कर, और आज देखें कि इस टाइम सबसे ताकतवर बारगेन पोजीशन हमारे साथ, हमारे अलावा तो कोई हुकूमत बना ही नहीं सकता इधर या उधर, हम तो है ही हैं। कैसी बात है। अब सिंध भी बच गया, आईनी ओहदे भी मुल्क के सारे ले लिए, लेकिन घबराए मत, आप लोगों ने घबराना नहीं है। अप्रैल तक ये सारी कहानी रिवर्स हो जाएगी। ये चालें, ये जहानतें जिसनी, क्यों खुदा की भी तो चाल चल रही है ना। तो ये वो आसिम साहब तीसरी कुव्वत थी जो पकड़ी नहीं जा रही थी, समझ से बाहर था कि कौन है वो तीसरा जो इन दो कुव्वतों के अलावा बरसरे पैकार है। और आज मेरी मान लें, ये बल्ला बुल्ला जो छिनवाने में भी इस बंदे का हाथ निकलेगा। ये जो इतना मासूम बना हुआ था बल्ला, इस बंदे की चाल है बल्ला छिनवाना, ताकि इस बल्ले ना होने का भी बेनिफिशियरी डायरेक्टली जरदारी होना था, क्योंकि उसने ताड़ के आजाद अपनी तरफ अपनी बार्गेन पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना था उसने। तो भाईजान ये कौम माफ नहीं करेगी। मैंने पहले ही कहा था कि अप्रैल तक बंदे के पुत्र बने रहें, जो जो करेगा वो भरेगा। और मुझे एक और बात बताएं, लोग कह रहे होते हैं कि आप हिफाजत की दुआएं पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें। आज ईमानदारी से बताएं, कभी ये हमें जरदारी साहब का भी कहते थे, आज पूरे जब अल्लाह ताला ने एक नजर डलवाई है, एक ये डॉट्स में मिले हैं डॉट्स, तो ईमानदारी से बताएं कोई जरा सी आग भी महसूस की है जरदारी साहब को अपोज करने में, ये सब का जिम्मेदार करार देने में कोई रियायत बरती हो? हमारा ये कोई काम नहीं है। पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जो जहां जब भी पकड़ा गया, जो हक सच की बात होगी वो करेंगे, वो बताएंगे। और कम से कम आप लोगों को जो अब तक की आप लोग टॉक शोज में या कहीं भी देखते हैं डाटा, मैनिपुलेटेड डाटा, ये हमारे पास कम से कम हम नेचुरल तो बोल रहे हैं, नेचुरल तो बात कर रहे हैं, कम से कम ओरिजिनल तो है ये। तो ये मंजरनामा है सर आसिम साहब आगे का। बहुत बहुत शुक्रिया सामा साहब, हमें वक्त देने के लिए, और बहुत ही डिटेल तरीके से आपने हमें समझा दिया है, हमारे देखने वालों को समझा दिया कि आगे का मंजरनामा क्या होगा और बेनिफिशियरी कौन था। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।